हेलो, वेलकम। ISYS के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र मिश्रा। आज हम लोग बात करेंगे भारत विभाजन पर और यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसी परिस्थिति बनी जो भारत का विभाजन अपरिहार्य हो गया और क्या यह रोका जा सकता था या नहीं रोका जा सकता था तो इसके लिए कौन जिम्मेवार था। आइए हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं। मूल बात यह होगी कि जो भारत का विभाजन है इसमें एक मोटे तौर पर एक त्रिभुज की तरह हम लोग चीज़ों को देखें तो यह एक बेसिकली सांप्रदायिकता से पैदा होने वाली इतिहास की विभीषिका है। यह इतिहास की एक विभीषिका है जो सांप्रदायिकता से पैदा हुई और इस सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने में, इसके साथ खेलने में जो सबसे बड़ी भूमिका रही है वह ब्रिटिश शासन की रही। तो इसके त्रिभुज का आधार तल तो वह ब्रिटिश शासन है और बाकी दो भुजाओं में एक तरफ हिंदू एक तरफ मुसलमान। हिंदू के साथ प्लस सिख भी आप कह सकते हैं, यानी मुसलमान और गैर मुसलमान। लेकिन देखने की आवश्यकता यह होगी कि इसमें से क्या कैसे हुई चीजें और कौन जिम्मेवार थे, या यह कह देना इतिहास में किसी भी चीज का एक तात्कालिक या आगे चलकर भी यह निर्णय निकाल देना कि ये थे, यह थोड़ा सहज होता है। लेकिन इतिहास की घटनाएं, उसकी प्रक्रिया जिस तरह से वह बदलती है, वह जिस तरह की रूपरेखा तय करती है, कभी कभी इतिहास की गति पर मनुष्य का नियंत्रण वह बाहर हो जाता है और लिहाजा इतिहास ऐसी विभीषिकाएं वह क्रिएट करके हमें इतिहास में छोड़कर आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ हम लोग इसे समझने के लिए कुछ खास बिंदुओं पर बात करेंगे जो हम लोगों के लिए सामान्य तौर पर देखने समझने की चीज होगी। एक तो यह कि सांप्रदायिकता को समझने की कोशिश करेंगे, फिर दूसरा हम लोग यह देखने की कोशिश करेंगे कि सांप्रदायिकता का जो विकास होता है उसके साथ जो मुस्लिम लीग है, वो मुस्लिम लीग वह किस तरह से धीरे धीरे एक ऐसे दैत्य की तरह, एक मॉन्स्टर की तरह वह हो जाता है जिसने भारतीय इतिहास में सारी संभावनाओं को रोक दिया। और हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि तत्कालीन जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उस राष्ट्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय नेतृत्व ने इसे रोक पाने में अपनी भूमिका किस हद तक निभाई और ये लोग क्यों विफल हुए, और साथ ही साथ मुस्लिम सांप्रदायिकता के विकास के साथ या उसके बाद कुछ एक हिंदू सांप्रदायिकता जैसी चीज भी शुरू हुई। लेकिन यह बात हमेशा रखेंगे दिमाग में कि इतिहास की किताबों में यह बातें होती भाई कि दोनों तरह की सांप्रदायिकता फैली। कहीं कहीं यह भी कहा जाता है कि सांप्रदायिकता किसी ने भी शुरू की हो, हमें यह नहीं देखना है, यह देखना है कि अंत तक खतरनाक था। यह बात हम भी कह रहे हैं। लेकिन सांप्रदायिकता जहां से शुरू हुई, कुछ राष्ट्रवादी उदारपंथी इतिहासकार यहां तक लिखते हैं कि यह सांप्रदायिकता किसने शुरू की, इस प्रश्न का जवाब तलाशना कुछ वैसा ही है जैसे मुर्गी पहले कि अंडा। नहीं, यह बिल्कुल वैसा प्रश्न नहीं है। मुर्गी पहले कि अंडा, इसका जवाब दुनिया नहीं दे सकती। लेकिन यह सांप्रदायिकता और इस सांप्रदायिक राजनीति को किसने अपने ऊपर हावी होने दिया और किसने वह खेला, यह बहुत स्पष्ट है। और मेरा इशारा मुस्लिम लीग की तरफ है। मुस्लिम लीग ने जो मुसलमानों के जो सांप्रदायिक चीजें, मुसलमानों का जो सांप्रदायिकरण उसका उसने जिस लेवल पर किया, वह एक बहुत बड़ी चीज थी भारत के विभाजन के लिए। तो खैर आइए हम लोग अपनी बात शुरू करते हैं और थोड़ा पीछे जाकर। अक्सर यह कहा जाता है कि भारत में मध्यकाल में कोई सांप्रदायिकता नहीं थी और यह सांप्रदायिकता आधुनिक काल की अवधारणा है। बेशक यह बात आप लोग तथ्य के तौर पर ध्यान में रख सकते हैं कि यह सांप्रदायिकता भारत में वह आधुनिक काल की अवधारणा है। लेकिन यह बात भी दिमाग में रखेंगे कि मध्यकाल में बहुत सारी ऐसी चीजें होती रही हैं जिनको इतिहास में हम लोग
एक समन्वय की परंपरा को देखने की कोशिश करते हुए उसे छोड़ देना मुनासिब समझते हैं। और इतिहास की पढ़ाई ऐसी होनी ही चाहिए कि इतिहास की गलत व्याख्या से बाहर निकला जाए, लेकिन यह भी हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इतिहास की सही व्याख्या भी होनी चाहिए। तो चूंकि मध्यकाल में एक मोटे तौर पर हम लोग थोड़ा सा अगर पीछे देखेंगे तो भारत में प्राचीन काल तक जो भी बाहर से लोग आए, ऐसा नहीं कि भारत में लोग नहीं आए, सब दिन आते रहे, लेकिन चाहे वह हून हो, शक हो, कुषाण हो या और भी कोई हो, प्राचीन काल में जब वह यहां आए तो धीरे धीरे वह यहीं की धर्म संस्कृति को अपनाकर यहीं के रंग में रंग गए। अर्थात उसमें से किसी ने यहाँ के वैदिक परंपरा को अपना लिया, किसी ने बौद्ध धर्म को, किसी ने जैन धर्म को, और धीरे धीरे वह यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के खान पान, यहाँ के जीवन, यहाँ के आचरण उसमें इस कदर समा गए कि पता ही नहीं चला कि वो कभी बाहर से आए थे। लेकिन मध्यकाल में आने वाले इस्लाम के साथ यही बात नहीं कही जा सकती, यह बात हमेशा दिमाग में रखेंगे। मध्यकाल में जो इस्लाम भारत आया वह इस्लाम, उसके पास एक धर्म या मजहब का जो वह झंडा था और उस मजहब के प्रति जो उसका लगाव था, और दुनिया पर जिस तरह के उसने फतह हासिल किए थे, तो जाहिर सी बात थी कि जब मध्यकाल में जो इस्लाम धर्म के अनुयायी भारत आए उन्होंने वही प्रक्रिया नहीं पलट कर निभाई जो प्रक्रिया पहले से चली आ रही थी। इसके पीछे कारण थे, क्योंकि पहले जो भी आए उनकी धर्म संस्कृति आदि वह शायद उन्हें लगा कि यहाँ की विशाल संस्कृति में हम उसे समाहित करें, लेकिन यह जब आए तो इनके लिए एक चीज थी, इनके पास धर्म या मजहब का एक झंडा था, उसके तले सारे मुसलमान। वह बाद में जो भी हिंदुस्तान में आकर वहाँ यहाँ भी जाति और तमाम तरह की चीजें हुई, या वह सिया सुन्नी वगैरह, वो अपनी जगह। एक मोटे तौर पर एक नारा था कि वह सभी मुसलमानों के एक होने का, सभी की धर्म के मजहब के भीतर सबकी बराबरी का, किसी भी किस्म की गैर बराबरी का नहीं। और दूसरा, चूंकि उस समय वह विभिन्न इलाकों को जीत रहे थे तो उनके भीतर वह विजेता वाला भाव था। तो जाहिर सी बात है कि जब भारत इस्लाम आया तो उसने भारत में आकर भारतीय संस्कृति, भारत की परंपरा, भारत के धर्म, भारत की जीवन पद्धति, यहाँ के आचरण को एकदम से नहीं उतार लिया। एक हिंद इस्लामी संस्कृति विकसित हुई, लेकिन वह जो मूल धर्म, परंपरा और संस्कृति थी वह उनकी अक्षुण्ण रही और उसे उन्होंने कभी नहीं खोने दिया, और वह यहाँ एक शासक वर्ग के तौर पर स्थापित हुए। तो ऐसे में मध्यकाल में भी बहुत सारे शासकों ने इस मजहब का सहारा लिया। अकबर, जिसे महान कहा जाता है, उसने भी एकाध युद्धों में मजहब का सहारा लिया, बड़े कत्लेआम भी किए, और भी बहुत सारे शासकों ने, जिनके विषय में कहा ही जाता उनके विषय में कहने की जरूरत नहीं है। औरंगजेब वगैरह के बहुत सारे कार्य वह नितांत अनुचित और अन्यायपूर्ण थे। तो एक बात तो तय थी कि चूंकि ये शासक वर्ग के तौर पर स्थापित हुए और इनके पीछे एक धर्म की जो आस्था है, या वह जो धर्म का जो धर्मानुसार आचरण की जो बात थी, और जिस धर्म के साथ इनका बहुत जबरदस्त तरीके से लगाव था, वह धर्म रहना भी चाहिए। तो एक मोटे तौर पर इस धर्म का उत्स कहाँ था? वह भारत में नहीं था। अभी तक जो लोग भारत में भारतीय धर्म के साथ समाहित हो गए, उस सब का उत्स भारत में था, लेकिन इनका नहीं था। तो तमाम हिंद इस्लामी संस्कृति के साथ, एक दूसरे के साथ रहते हुए, जीवन और आचरण में बहुत सारी चीजों को स्वीकार करते हुए, एक दूसरे के खान पान की बहुत सारी चीजें स्वीकार करते हुए भी एक बात रही कि वह उस लेवल पर शायद घुल मिल नहीं सके जो एकदम से रंग पानी की तरह घुल जाता है। और इसलिए बाद के समय तक भी कुछ मामलों में एक अजनबीपन भी रहा। और दूसरी बात कि मध्यकाल में चूंकि इनके पूरे शासन थे, तो कहीं ना कहीं उस धर्म के आचरण करने वाले लोगों के भीतर यह भाव रहा कि हम शासक जाति से। तो अब आ जाते हैं लौटकर, अंग्रेज भारत में
जिस शासन को या सत्ता को स्थापित उन्होंने किया था उसको ऐसे ही अजेय तरीके से चलाने के लिए यह जरूरी था कि भारत में एकता ना हो। एकता ना हो मतलब ऐसी कोई राष्ट्रीय भावना पैदा ना हो, ऐसी कोई राष्ट्रीय भावना नहीं हो जो सभी भारतीयों को भारत राष्ट्र के लिए एकीकृत करे। भारत में राष्ट्रवाद का विकास वो आधुनिक काल की घटना है। तो अंग्रेज शुरू से ही एक नीति पर चलते थे जिसे हम लोग जानते हैं, फूट डालो और राज करो। यह एक पुरानी रोमन कहावत है, फूट डालो और राज करो, और इस कहावत को इन लोगों ने आत्मसात किया। तो जहां भी मुमकिन था वह भारतीयों के बीच में फूट डलवाने की कोशिश करते थे। जातियों को दूसरी जाति के खिलाफ, एक क्षेत्र के लोगों को दूसरे क्षेत्र के लोगों के खिलाफ, एक भाषा बोलने वाले को दूसरी भाषा बोलने वाले के खिलाफ, एक जीवन पद्धति के लोगों को दूसरे जीवन पद्धति के खिलाफ, जो कुछ भी मुमकिन होता था वो फूट डालने और उसके जरिए राज करने की नीति पर चलते थे। लेकिन बहुत सारे फूट डालने की जो चीजें थी वह धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली गई। लेकिन यह सांप्रदायिक आधार पर फूट डालने का हथियार यह अंग्रेजों के पास आखिर तक बना रहा। लेकिन क्या इसके लिए हम केवल अंग्रेजों को दोषी ठहराएं कि अंग्रेजों ने कहा कि हिंदुओं से मुसलमान अलग हो, मैं मुसलमानों की पीठ सहलाता हूं, तुम्हारे अलग सरोकार हैं, तुम्हारी जरूरतें अलग हैं, और हमने यह मान लिया? यह समझ हमारी भी होनी चाहिए कि वह क्या कर रहे हैं और हमें एक राष्ट्र के तौर पर अपने आप को साबित करना है। और यहां जो लोग पिछड़े उनकी बाकायदा क्लास लगाई जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो आइए 1857 के पहले तक मोटे तौर पर भारत में वो मध्यकालीन तरीका ही था राजनीति का। हम एकदम आधुनिक काल की तरफ आते हैं। जब अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह हुआ तो 1857 के विद्रोह में हिंदू और मुसलमान ये दोनों एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, और हिंदू हो या मुसलमान सबने मिलकर इस क्रांति के प्रतीक के तौर पर तत्कालीन जो मुगल शासक थे बहादुर शाह जफर, उनको अपना नेता घोषित किया। इसमें किसी ने आनाकानी नहीं की, किसी हिंदू या किसी मुसलमान ने यह नहीं कहा कि हम बहादुर शाह जफर को अपना नेता नहीं मानते। क्षेत्रीय स्तर पर जो भी लोग जहां भी नेता रहे, चाहे वह वीर कुंवर सिंह हो, चाहे वह लक्ष्मीबाई हो, चाहे तात्या टोपे हो, चाहे बेगम हजरत महल हो, कुल जमा बात इतनी है कि सब ने अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना। और इस मामले में हिंदू और मुसलमान में वे फूट नहीं डाल सके। तो यहां अंग्रेजों को यह लगा कि चूंकि मुगल शासक को इन लोगों ने अपना नेता माना तो इसने सबको जो कुचलने की नीति अपनाई। यह कहा जाता है कि मुसलमानों के प्रति उसने ज्यादा दमनात्मक कार्रवाई की। यह ऐसा नहीं है, उन्होंने सबके प्रति दमनात्मक कार्रवाई की और तब उन्हें लगा कि मुसलमान भी हमारे खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं, तो उन्होंने मुसलमानों का भी भरपूर दमन किया। और इसका एक सीधा सा कारण था कि चूंकि प्रतीक के तौर पर बहादुर शाह को सबने नेता माना था तो उनका प्राइमरी टारगेट एक तरह से मुसलमान वो हो सकता था। लेकिन धीरे धीरे देश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और आप लोग जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 ईस्वी में। इसके पहले मुसलमानों में सुधार के लिए कुछ लोग आगे आए। उसमें से एक अंग्रेज थे थियोडोर बेक। वह सुधार करने के लिए नहीं थे, उनका मोटिव कुछ और था, उनकी मंशा कुछ और थी, थियोडोर बेक। और ये याद रखेंगे कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद अहमद खान ने स्थापित किया उसके शुरू के 3 प्रिंसिपल में से सबसे पहले थियोडोर बेक थे। और थियोडोर बेक को इनके लंदन जाने के बाद, इनकी मृत्यु के बाद वहां के लंदन टाइम्स ने साम्राज्य का निर्माण करने वाला कहा था। इसका एक अलग मामला होगा जब हम आगे बात कर लेंगे, तो बस ये ध्यान रखें। तो शुरू में सर सैयद अहमद खां, तो सर सैयद अहमद ने मुसलमानों में सुधार के लिए कुछ उपाय शुरू किए, क्योंकि भारतीय समाज
19वीं शताब्दी में पिछड़ा हुआ समाज था। तो भारतीय समाज का हर हिस्सा पिछड़ा हुआ था। अगर आप लोगों को थोड़े भी इतिहास की जानकारी होगी तो जानते होंगे कि हिंदू समाज, इसमें सुधार के लिए राजा राम मोहन राय हों, विवेकानंद हों या ईश्वरचंद विद्यासागर हों या तमाम लोग हों, तमाम तरह के संगठन, सभाएं आदि बनाई गई। पारसियों में सुधार के लिए बनाया गया, वैसे ही मुसलमानों में भी सुधार के लिए। तो ये जो सर सैयद अहमद खां थे, ये बहुत स्मार्ट थे। स्मार्ट इस सेंस में कि एक साथ दो बातें बोलते थे, और यह दो बात भारत के विभाजन में इनसे शुरू होकर मुस्लिम लीग के जिन्ना तक वह आजीवन चलता रहा। तो इन्होंने शुरू में जब मुसलमानों में सुधार की प्रक्रिया शुरू की तो इन्होंने हिंदुओं का विरोध सचेत नहीं किया, लेकिन जैसे ही 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना हुई और कांग्रेस ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ धीरे धीरे आवाज उठाना शुरू किया, तो सर सैयद अहमद खां ने अपने आप को केवल मुसलमानों के लिए सीमित कर लिया। और सर सैयद अहमद खां ने यह बात कहने की कोशिश की कि एक तो यह कि ये जो मुसलमान हैं वह पिछड़े हैं। ऐसा तो था नहीं कि केवल मुसलमान पिछड़े थे। हिंदू समाज का 99% तबका पिछड़ा हुआ था। सभी तरह के किसान पिछड़े हुए थे, सभी तरह के काश्तकार कारीगर पिछड़े हुए थे क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी। आप किसी के गुलाम थे, वो आपकी सेवा के लिए आए नहीं थे। वो भारतीयों को एडवांस टेक्नोलॉजी देने के लिए नहीं आए थे, वो भारतीयों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए नहीं आए थे, वो आए ही थे भारत का शोषण करने के लिए। तो इसमें पिछड़ने की बात केवल मुसलमानों पर लागू नहीं होती थी। आप एक रेशियो या एक परसेंटेज निकालकर अपनी बात करेंगे, इसका कोई अर्थ नहीं बनता है। समूचा भारतीय समाज पिछड़ा हुआ था और अंग्रेज भारतीय समाज की उन्नति के लिए यहां नहीं आए थे, वो अपने फायदे के लिए आए थे। और जब उन्होंने अपना राज्य कायम कर लिया तो उनका एकमात्र मोटिव था भारत को अधिक से अधिक लूटना। तो लूटेंगे, जो जिस देश को लूटा जाएगा, जो उपनिवेश होगा, उसकी प्रजा हिंदू हो कि मुसलमान हो कि ईसाई हो कि पारसी हो, यहां के जो आम जनता होगी उसका शोषण होगा, उसकी स्थिति खराब होगी। खैर, सर सैयद अहमद खां ने यह थ्योरी डेवलप की कि मुसलमान पिछड़े हुए हैं, और मुसलमान पिछड़े हुए हैं तो मुसलमानों को अपने पिछड़ेपन को दूर करने के लिए अंग्रेजी राज का भक्त होना चाहिए। भक्त होंगे इसका अर्थ यानी अंग्रेजों के राज पर जो कोई खतरा हो, उस खतरे की जगह पर हमें अंग्रेजों के साथ खड़ा होना चाहिए। उस समय अंग्रेजों के लिए खतरा क्या था? एक मोटे तौर पर कांग्रेस, और यह क्या कर सकती थी? यह जागरण कर रही थी, देश के लोगों को जगा रही थी, यह समझा रही थी कि ब्रिटिश हुकूमत कैसे आपके लिए हानिकारक है। लेकिन जैसे ही कांग्रेस के स्वर ब्रिटिश शासन की आलोचना के शुरू हुए, सैयद अहमद खां के स्वर अंग्रेजों की भक्ति के शुरू हुए, और उन्होंने अपने प्रभाव से मुसलमानों को यह समझाने की शुरुआत की कि वह अंग्रेजी राज के भक्त बने। क्यों भक्त बने? सीधा सा मामला था, ताकि फायदा उठाया जा सके। किसके लिए फायदा उठाएंगे? मुसलमानों के लिए। बुरे तो पिछड़े, बुरी स्थिति में तो सभी हैं, लेकिन उन्होंने मुसलमानों को धीरे धीरे इस बात के लिए अपनी शक्ति भर, या मैं नहीं कह रहा कि सारे देश के मुसलमानों पर एक एक व्यक्ति पर उनका प्रभाव था, बिल्कुल नहीं था, लेकिन उन्होंने अपनी शक्ति भर यह कहा कि मुसलमानों को राजभक्त होना चाहिए। वह हिंदू मुस्लिम एकता के पैगंबर टाइप से आए थे, लेकिन जैसे ही राष्ट्रीय चेतना शुरू हुई तो उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल इस चीज के लिए नहीं किया कि मुसलमानों का भी जागरण करके उनको एक भारतीय राष्ट्र की चेतना से संपन्न किया जाए और उस भारतीय राष्ट्र को अंग्रेजों से स्वराज प्राप्ति या भविष्य में मुक्ति के लिए तैयार किया जाए। बजाय इसके उन्होंने अंग्रेजों के तलवे सहलाने की सलाह दी और कहा कि उसके जरिए अंग्रेजों से जो छोटे मोटे लाभ हासिल हो, उस लाभ को हासिल करो। क्या लाभ हासिल होता? तो लाभ यह हासिल हो सकता था कि मोटे तौर पर आप अंग्रेजी पढ़ें तो थोड़ी बहुत सरकारी नौकरी, उसमें मुसलमानों को फायदा होगा। धीरे धीरे जो विधायिका का निर्माण हो रहा था, उस विधायिका में मुसलमानों को ज्यादा से ज्यादा ले जाएं, अंग्रेजों को कहा जाएगा।
ताकि हम आपके समर्थक हैं तो विधायिका में आपके खिलाफ ऐसे भी कोई बात नहीं बोली जाएगी तो हम ऊंचे स्वर में उसे दबा देंगे आप ही के साथ खड़े होकर। और यह चीजें जब शुरू हुई तो जब एक बार किसी चीज की प्रक्रिया शुरू हो जाती तो शुरू हो जाती है। इसने सांप्रदायिकता की उस मूल अवधारणा जिसको एक फेज में समझने की कोशिश की जाती है उसकी शुरुआत की। सांप्रदायिकता की शुरुआत कहां से होती है कि भाई हम जो एक कौम है, एक अलग कौम है, और हम एक अलग कौम हैं तो हम जो भी कौम है हिंदू या मुसलमान, उसमें जो हम सब के एक साझे हित हैं, यानी केवल एक धर्म वालों का जो हित है वह साझा है। मतलब हिंदुओं, अगर आप हिंदू हैं या आप अगर मुसलमान हैं, किसी एक के लिए सोच लें कि मतलब साझा हित नहीं है केवल उस कौम के, यानी जो कि मुसलमान है केवल उन्हें ही रोटी दाल की जरूरत है, या हिंदू सांप्रदायिकता कह सकती कि जो हिंदू हैं रोटी दाल की, अरे रोटी दाल की सबकी जरूरत है, केवल एक धर्मावलंबियों के ही साझा हित कैसे हो सकते हैं? साझा हित एक धर्मावलंबी का नहीं हो सकता। लेकिन ये अपनी बात की शुरुआत वहां से होती है और उसके बाद यह बताया जाता है कि एक तो हमारा तो साझा हित है एक, और दूसरा फिर दूसरे चरण में यह बताने की कोशिश होती है, यह प्रकट होता है कि हम हिंदुओं का या मुसलमानों का, यहां ध्यान रखेंगे मुसलमानों से ही बात शुरू है तो मुसलमानों का तो उनका साझा हित है, और इसी के साथ साथ हमारा जो हित है वो हिंदुओं के हित से अलग है या दूसरे से अलग है। इस बात को तर्क से अगर समझने की कोशिश करें कि केवल मुसलमानों को ही कपड़े की जरूरत है और हिंदुओं के कपड़े की जरूरत नहीं है, या हिंदुओं को कपड़े की जरूरत है मुसलमानों को नहीं है, लेकिन होता ही एक, पहले यह बताया था कि हम लोग एक धर्म के मानने वाले हैं और जो चीज है एक सभी के लिए सबका हित एक है, क्योंकि हम हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं। फिर यह बताया जाता कि चूंकि हम मुसलमान हैं या हम हिंदू हैं तो हमारा हित जो है वह अलग है और हिंदुओं का या मुसलमानों का हित अलग है जो जैसा है। और उसके बाद उससे भी खतरनाक चीज होती है कि यह जो हित है वह अनिवार्य रूप से विपरीत है। इसमें यह बात होती है कि अलग तो है ही, फिर यह होता है कि एक दूसरे के विपरीत है। यहां केवल यह है, इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि अब यह कहा जाए कि ठीक है 100 नौकरियां हैं, 100 नौकरियां कहा जाए कि सब मुसलमानों को कहा जाए कि हमें नौकरियों की जरूरत है, हमारा साझा हित है, या हिंदुओं के लिए कहा जाए कि हमारा साझा हित, हमें नौकरियों की जरूरत है, यानी मुसलमानों को नहीं है या हिंदुओं को नहीं है। यहां सर सैयद अहमद खां के हिसाब से कि उनका अगर उसे ऐसे देखेंगे, उन्होंने ऐसा कहा ऐसा नहीं, उन्होंने जो किया उसका परिणाम ऐसा ही होना है। तो अगर मान लीजिए 100 नौकरियां हैं तो इसकी जरूरत एक कौम को है, सादा हित है, और उनको नहीं है या उनका अलग हित है। और उसके बाद मामला यह होगा कि चूंकि इन नौकरियों पर यह भी अपना दावा करेंगे तो दूसरा वाला भी दावा करेगा, तो दूसरे वाले को जितना से ज्यादा दबाया जाए, हटाया जाए, वह कंपटीशन में हो ही नहीं तो सारी की सारी चीजें हमारी हो जाएंगी। इस तरह से सांप्रदायिकता की अवधारणा वह भारत में विकसित हो रही थी। यह ऐसा नहीं यह आधुनिक काल में विकसित हो रही थी, क्योंकि अब धीरे धीरे, पहले चूंकि राजाओं या सामंतों के समय में सामान्य जनता कोई विरोध या विद्रोह करती तो वह क्या होता, राजा लोग दबा देते, वह बहुत बड़ा सामाजिक या राजनीतिक मामला, या उसने कुछ उपलब्धि हासिल कर ली तो उसे कहीं की जागीर वागीर देकर उसे भी समाहित कर लिया जाता। लेकिन आधुनिक काल में धीरे धीरे जनता के साथ सहभागिता से चीजें शुरू हो रही थी, तो यह गोलबंदी का एक तरीका हो सकता था। खैर, तो हम अपनी बात कर रहे हैं कि सर सैयद अहमद खान ने इसकी मोटे तौर पर शुरुआत कर दी। वह शुरू में राष्ट्रवादी टाइप की बात कर रहे थे और कांग्रेस ने जैसे ही ब्रिटिश हुकूमत की कलई खोलनी शुरू की वो अंग्रेजों के पाले में चले गए और उन्होंने मुसलमानों को राजभक्त होने की सलाह दी और यह सलाह दी कि ब्रिटिश हुकूमत के साथ जुड़कर ब्रिटिश से जितना फायदा हो सकता है मुसलमानों के लिए उठाया जाए, देश के विषय में सोचने की जरूरत नहीं है। एक मोटी बात यह हो गई। अब चूंकि उसके बाद अंग्रेजों को तो इसकी जरूरत थी ही थी,
और कांग्रेस चूंकि अब धीरे धीरे मजबूत हो रही थी या धीरे धीरे वो जन जागरण कर रही थी, तो अंग्रेजों को कांग्रेस की एक चुनौती सी नजर आ रही थी। तो अब कांग्रेस को कंट्रोल करने के लिए, कांग्रेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यह जरूरी था कि कांग्रेस के अगेंस्ट में ऐसा ग्रुप खड़ा किया जाए, ऐसा ग्रुप खड़ा हो जो कांग्रेस को चुनौती दे सके और अंग्रेजों के लिए कांग्रेस के खतरे को कम कर सके। तो सर सैयद अहमद खां इस तरह की जब चीजें कर रहे थे, तो आप में से बहुतों को पता होगा बंगाल विभाजन वह जो 1905 में हुआ था, और इसके परिणाम स्वरूप जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन हुए थे, तो यह स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन कांग्रेस के नरमपंथ और गरमपंथ, खास करके गरमपंथ वालों की बड़ी भूमिका थी। इसके बाद 1907 में आकर कांग्रेस का विभाजन हुआ था। तो ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चले थे, यह आंदोलन बड़े पैमाने पर चला था। और यह आंदोलन किस लिए चला था? बंगाल विभाजन के खिलाफ यह शुरू हुआ था और फिर यह आगे बढ़ता चला गया। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो कांग्रेस के सूरत विभाजन वाले वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, जहां गरम दल और नरम दल वगैरह के विषय में आपको बताया गया है। तो एक मोटी बात यह हुई, तो यहां भी कुछ मुसलमान भी थे जो इस स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन में शामिल हो रहे थे, यानी राष्ट्रवादियों की तरफ से। तो तब तक मुसलमानों के भीतर इस तरह की बात एक मोटे तौर पर भरी जा चुकी थी कि उन मुसलमानों को जो इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे, उन्हें गालियां दी जाती थी, उन्हें कमीने गद्दार कहा जाता था, उन्हें कांग्रेस का दलाल कहा जाता था। जबकि ये लोग, ये जो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था, इसमें स्वदेशी बहिष्कार और स्वराज जैसी चीजें जुड़ रही थी और अंग्रेजों से अपने उत्तरदायी शासन की मांग की जा रही थी। और इसी के समय के आसपास 1906 ईस्वी में मुसलमानों का कोई प्रतिनिधिमंडल वह शिमला में अंग्रेज अधिकारी से भेंट करने जाता है। बस हम लोग अपनी बात यहीं तक सीमित रखें। और वह सलाह होती है, वह सलाह जो दिया जाता है वह अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उस समय के प्रिंसिपल के द्वारा, जो एक अंग्रेज है, आर्चबोल्ट। और वहां जाकर उन लोगों के पीठ पर हाथ फेरा जाता है और 1906 ईस्वी में एक मुस्लिम लीग नाम का संगठन खड़ा किया जाता है। और यह तय होता है कि यह लीग इस देश के भीतर केवल मुसलमानों के विषय में बात करेगी, मुस्लिम हित की बात करेगी, मुसलमानों के विषय में बात करेगी, पूरे देश के विषय में बात नहीं करेगी। और हर समय वो ब्रिटिश हुकूमत के साथ खड़ी रहेगी। मोटे मोटे तौर पर इसके ये सिद्धांत हैं। तो इसलिए देखेंगे कि इन लोगों ने, मुस्लिम लीग वालों ने, जब विधायिका का गठन होने लगा था, तो मुस्लिम लीग वालों ने यह कहा कि विधायिका में मुसलमानों के लिए सीट आरक्षित हो। कहा एक तो आबादी के हिसाब से ही नहीं, उससे ज्यादा हो, क्योंकि हम तो आपके सपोर्टर हैं, तो ज्यादा की संख्या में हम रहेंगे तो आपका ज्यादा सपोर्ट करेंगे। दूसरा, हम एक अलग, मतलब यह बात फिजा में फैलने लगी, जिसमें कि वह अलग पहचान के साथ धीरे धीरे मुसलमानों को अंग्रेजों ने भी अपने तरीके से इंगित करना शुरू किया। और मुस्लिम लीग ने कुछ मांगे मानी। कांग्रेस 1885 के बाद से लेकर 1905-06 तक तमाम तरह की मांगे करती रहे ब्रिटिश हुकूमत से, और लगभग नहीं सुना गया ब्रिटिश हुकूमत द्वारा। जबकि मुस्लिम लीग ने अभी मांग की और 1909 ईस्वी में वह पार्लियामेंटो सुधार के जरिए पृथक निर्वाचक मंडल वह दे दिया गया। ये जो पृथक निर्वाचन था, यानी ऐसे क्षेत्र जहां केवल मुसलमान ही खड़े हो सकते हैं चुनाव के लिए और उनको वोट भी केवल मुसलमान करेंगे। अंग्रेजों को तो इस चीज के लिए मजा आना था, क्योंकि यह उनको बांटो और राज करो के लिए एक बेहतर हथियार मुहैया कराता था। तो उन्होंने बहुत तेजी से मान लिया। तो मुस्लिम लीग थोड़ा आगे बढ़ रही थी। मुस्लिम लीग पर इस समय ऐसे तत्वों का कंट्रोल था जिन तत्वों के विषय में कहा जाता है कि वो ज्यादा सांप्रदायिक थे। वह इस मामले में ज्यादा अपने फिरके के भीतर तक ही सोचा करते थे। लेकिन इसके बाद कहते हैं कि मुस्लिम लीग पर धीरे धीरे कुछ राष्ट्रवादियों का कब्जा होना शुरू हुआ।
अब जरा गौर करेंगे कि जब मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल और इस तरह की बात कर रही थी जो मिल गया, तो जाहिर सी बात है कि धीरे धीरे कुछ हिंदू सांप्रदायिकता के लिए भी जगह बनने लगी। दो बातें यहां कही जाती हैं कि हिंदू सांप्रदायिकता मुसलमानों की सांप्रदायिकता या इस्लामी सांप्रदायिकता के खिलाफ पैदा हुई थी। इसे पैदा नहीं होना चाहिए था। बात बड़ी दूसरी है। निश्चित तौर पर एक सांप्रदायिकता की काट दूसरी सांप्रदायिकता है ही नहीं, लेकिन सामान्य तौर पर अगर आप मानव के मनोविज्ञान को समझेंगे तो आप यह समझ सकते हैं कि मोटे तौर पर सामान्य तौर पर जो चीजें आपके सामने प्रकट होती हैं उसमें जो अगर मान लीजिए कि ईर्ष्या है, द्वेष है, क्रोध है, आगे चलकर हिंसा है, तो सभी महामानव नहीं हो पाते, ऐसा भी नहीं। तो दूसरी बात यह हुई कि जब इस तरह की चीजें और अंग्रेजों ने जब इनको सहलाना शुरू किया तो धीरे धीरे कुछ हिंदू सांप्रदायिकता या हिंदुओं के लिए भी कुछ संगठन बनने की वह शुरुआत होने लगी। ठीक है, तो उस सांप्रदायिकता के बरक्स इसका भी जन्म हुआ। लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि आजादी तक कभी भी हिंदू सांप्रदायिकता या हिंदुओं के लिए बनाए गए संगठनों को समाज में वह स्थान नहीं मिला, जनता के बीच वह ताकत नहीं मिली जिसके जरिए वह बहुत आगे तक जा सके। और इसके पीछे कारण था, सामान्य तौर पर किताबों में एक कारण लिखा होता है कि जो हिंदू थे, हिंदुओं में शिक्षा का स्तर थोड़ा बेहतर था, इसलिए हिंदुओं में पढ़ा लिखा मध्य वर्ग वह ज्यादा था, मुसलमानों में ऐसा नहीं था। यह एकमात्र कारण नहीं है। सच्चाई यह है कि मुस्लिम समाज को धर्म की भावना और मुसलमानों के हित खतरे में है, यह बात कहकर थोड़ी तेजी से गोलबंद किया जा सकता था और हिंदू समाज को यह कहकर तब इतने बड़े पैमाने पर गोलबंद नहीं किया जा सकता था। और उसका कारण यह जरूर है कि यह थोड़ा शिक्षित था, थोड़े मध्य वर्ग पैदा हुए थे, ये ब्रिटिश हुकूमत की असलियत समझ रहे थे और यह जान रहे थे कि हमारी मूल लड़ाई ब्रिटिशर्स के खिलाफ है, बाकी इस देश में रहने वाले सभी लोग इस देश के नागरिक हैं और हमें सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। इसलिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हिंदू सांप्रदायिकता को कभी भी वह ताकत हासिल नहीं हुई जो मुसलमानों के सांप्रदायिकता को उनके नेताओं ने जो ताकत हासिल करवाई और वह ताकत हासिल हुई। तो एक मूल कारण था ही है उनमें शिक्षा का अभाव, मध्य वर्ग का अभाव, लेकिन उनके नेताओं ने इस हित को नहीं समझा कि उनमें शिक्षा और राष्ट्र, सांप्रदायिक चेतना को राष्ट्रीय चेतना में चाहते तो बदल देते। खिलाफत असहयोग आंदोलन आप लोगों ने देखा हो, उस पर हम लोग बात करेंगे तो कुछ चीजें और अलग से। तो चाहते तो उनके भीतर जो सांप्रदायिक चेतना थी उस सांप्रदायिक चेतना को राष्ट्रीय चेतना में बदला जा सकता था, लेकिन उसे राष्ट्रीय चेतना में बदलने के बजाय उसे घनघोर सांप्रदायिक चेतना बनाए रखने की पॉलिसी अपनाई गई उन नेताओं के द्वारा और उसका खामियाजा अंततः हिंदुस्तान के विभाजन में हुआ। तो हिंदू सांप्रदायिकता भी और यह सांप्रदायिकता भी एक तरह से उतनी खतरनाक थी। अब वह जो डिमांड करते थे उसके अगेंस्ट ये लोग यह कहना चाहते थे या कहते थे कि तब तो हिंदुओं के लिए कुछ बचेगा ही नहीं, अगर इस तरह से मुसलमानों को सारी चीजें दी जाएंगी तो वो पल पल विरोध करते थे। और अब जो मूल भीतर की लड़ाई, एक केंद्रीय लड़ाई जो कांग्रेस लड़ रही थी, उसके लिए दोनों में से किसी को भी साधना संभव नहीं होने लगा था। हिंदू उदारवादी जो लोग थे और जो हिंदू होना भी अपने लिए गर्व की बात समझते थे और वह कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, तो वह कांग्रेस को भी इस बात के लिए वो भी मजबूर करने की कोशिश करते थे कि आप मुसलमानों के तमाम तरह के मांगों को आप भी मानने में लचीलापन क्यों दिखाते हैं, इस पर भी आगे बात होगी। तो खैर यह यहां तक तो चीजें हो गई। उसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना जैसे कुछ लोग थे। मोहम्मद अली जिन्ना वह आए प्रारंभ में राष्ट्रवादी के तौर पर,
1906 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने दादा भाई नौरोजी के सचिव के तौर पर काम किया। वो कांग्रेस के साथ जुड़े। तो तमाम किताबों में यह बातें लिखी होती कि वह बड़े प्रखर राष्ट्रवादी थे, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रवक्ता थे। तो भाई इतनी फिसलन क्यों हो गई, इतना स्खलन क्यों हो गया? किताबें लिखती हैं कि उनका जो फिसलन है उसकी शुरुआत अनजाने में हो गई। अनजाने में कोई चीज नहीं होती। यह जो 1909 में मार्लो मिंटो के सुधार के जरिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था थी, इसी के तहत आगे हुआ 11-12 के आसपास मुंबई से, तब के बंबई से वो पृथक यानी उस सीट से चुनाव जीते जो केवल मुसलमान के लिए आरक्षित था, जिसमें केवल मुसलमान वोट करते। और फिर 1913 में वो लीग में शामिल हुए। मैं यह कभी नहीं समझ पाता हूं कि वो अनजाने में क्यों चले गए। कोई अनजाने में जहर पी लेगा? आप अगर यह मानते हैं कि मैं पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं हिंदू मुसलमान सभी हूं उस तौर पर, जब मैं एक भारतीय हूं, मैं हिंदू मुस्लिम एकता की बात करूंगा और केवल मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल से चुनाव लड़कर चला जाऊंगा। और कोई मुझे कहेगा कि मोहम्मद अली जिन्ना एकदम से राष्ट्रवादी थे, वो फिसल गए। कहां से फिसल गए? 6 में आप कांग्रेस में हैं, 9 में ये चीजें आती हैं, और आप 9 के बाद हुए चुनाव में मुंबई से पृथक निर्वाचक मंडल वाले में, जहां केवल मुसलमान खड़े हो सकते हैं और मुसलमान ही वोट कर सकते हैं, आप वहां से जीत कर जाते हैं। और कोई हमें समझाएगा कि आप प्रखर राष्ट्रवादी थे और आपकी फिसलन जो है यह अनजाने में हुई। आप में हिम्मत नहीं थी? आप कह सकते थे कि नहीं, मुझे विधायिका में नहीं जाना है किसी आरक्षित या पृथक निर्वाचक मंडल से जो केवल मुसलमानों के लिए हो। महात्मा गांधी को सभी गाली देते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना भी देते थे। वह आरोप लगाता था यह आदमी कि मोहम्मद अली जिन्ना यह कहता था कि महात्मा गांधी या मिस्टर गांधी भारत में हिंदू राज कायम करना चाहता है। वह गांधी जी के राम राज्य के मेटाफर को भी, जो एक खूबसूरत परिकल्पना है, राम राज्य एक ऐसे राज्य की परिकल्पना है जहां कोई दुखी दरिद्र नहीं होता है, जहां सबकी भलाई के काम होते हैं, वो एक मेटाफर है। और वो जिन्ना भी जानता था। वह बार बार कहता था कि गांधी भारत में हिंदू राज कायम करना चाहता है। वह चाहता है कि भारत में मुसलमानों को हिंदुओं के पैरों के तले कुचला जाए। और दूसरी तरफ आप लोग जानते होंगे कि गांधी जी को यह कहा जाता है कि वह मुसलमानों का इतना बड़ा पक्षधर था कि देश को बर्बाद कर दिया। बेचारे गांधी की तो फजीयत है, उसे तो दोनों तरफ से जूते पड़े। खैर, लेकिन उस गांधी की मैं बात करता हूं जब खिलाफत असहयोग आंदोलन होने वाला था और खिलाफत कमेटी वालों ने उन्हें बुलाया, तो इन लोगों ने यह दिखाने के लिए कि हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता होनी चाहिए। खिलाफत का प्रश्न तो तुर्की का था और वह मुसलमानों का शुद्ध प्रश्न था। असहयोग आंदोलन उस पर हुआ। खिलाफत असहयोग का एक वीडियो है, आप लोग देख लेंगे। तो खिलाफत के प्रश्न पर कुछ मुसलमान नेताओं ने, जो खिलाफत कमेटी के लोग थे, उन्होंने कहा कि हिंदुओं के साथ हम अपना भाईचारा प्रकट करने के लिए गोवध बंद करने की अपील करते हैं। गांधी जी ने कहा मत कीजिए। इस देश के लोगों की जो भावना है उसमें आपका फर्ज है, और अगर आप अपना फर्ज समझते हैं तो आपको गोवध बंद कर देना चाहिए। लेकिन इसलिए मत कीजिए कि खिलाफत में हिंदुओं का मुझे समर्थन मिलेगा इसलिए गोवध बंद कर देता हूं। यह लेन देन का व्यापार मत कीजिए। तो गांधी जी में ताकत थी कि आप इसके लिए कर देंगे, फिर कल को आप वही करेंगे। तो आपका दिल अगर यह समझता है कि इस हिंदुस्तान में रहते हैं और यहां के लोगों की भावनाओं में गोवध करना वह आपका फर्ज नहीं है, तो आप इमीडिएट बंद करें। लेकिन इसके लिए बहाना बनाकर नहीं कि खिलाफत में हिंदुओं का सहयोग मिलेगा। उस आदमी ने तो कहा, उस आदमी ने तो 10 बार गालियां खाकर भी जो सही था उसको कहने की कोशिश की। तो ये 1909 के पृथक निर्वाचक मंडल वाले मामले में ये अलग से चले गए। लोग कहते हैं फिसलन, कोई फिसलन नहीं। फिर 13 में ये कहां आ गए? मुस्लिम लीग में। और इधर 1907 के बाद कांग्रेस का विभाजन हुआ था और उसके बाद गरम दल नरम दल में बढ़ गए थे। तो 1916 के लखनऊ के अधिवेशन में गरम दल और नरम दल मिले और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच भी एक समझौता हुआ जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं।
जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। इस पैक्ट में मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक के बीच में मोटे तौर पर यह जो सारी बातचीत हुई वह हुई। लखनऊ पैक्ट किसने करवाया? वह जिन्ना और तिलक उनके सहयोग से हुआ। लेकिन गौर से देखेंगे कि इस लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस तो विरोध करती थी पृथक निर्वाचक मंडल का, और जिन्ना ने घुमा फिराकर कांग्रेस से यह स्वीकार करवा लिया कि पृथक निर्वाचक मंडल होगा। भले ही कांग्रेस सैद्धांतिक तौर पर इसका विरोध करती रही, लेकिन कांग्रेस ने स्वीकार करवा लिया। जिन्ना का स्मार्टनेस था, एक स्मार्ट मूव था। यानी कांग्रेस को यह मनवा तो दिया ना कि इस देश में हिंदू और मुसलमान वो दो अलग कौम हैं, तो यह पृथक निर्वाचक मंडल खैर लौट कर आते हैं। उसके बाद इतिहास की उस धारा में तो अंग्रेजों का मुसलमानों को और मुस्लिम लीग को भरपूर समर्थन मिलता रहा, ताकि कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत या राष्ट्रीय आंदोलन के दूसरे और जो ध्रुव हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। खैर उसके आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग यह देखते हैं कि 1920-22 में खिलाफत असहयोग आंदोलन हुआ। खिलाफत असहयोग, यह जो खिलाफत असहयोग आंदोलन हुआ, इस खिलाफत असहयोग आंदोलन में पहले खिलाफत, यह एक वीडियो है आप लोग देख लेंगे। तो खिलाफत के प्रश्न पर खिलाफत कमेटी यानी मुसलमानों को, और फिर धीरे आगे स्वराज के लिए कांग्रेस को भी शामिल किया गया। हमने वहां भी कहा है कि खिलाफत के प्रश्न को राष्ट्र के साथ के प्रश्न से जोड़ दिया गया। गांधी जी को पता था कि इस देश में हिंदू मुस्लिम एकता की जरूरत है। पूरे देश में हिंदू मुस्लिम की जय के नारे गूंजते चले गए, लेकिन यह गलती थी। गलती इस मामले में थी कि एक धार्मिक प्रश्न को आपने राष्ट्रीय मुद्दे के तौर पर उठाया। यह एक धार्मिक प्रश्न था। मुसलमानों की धार्मिक भावना को ठेस लगती थी तुर्की के खिलाफत के खत्म होने पर, और उसे गांधी जी ने भी खिलाफत के प्रश्न से बात शुरू करवाया, और फिर कांग्रेस के जरिए असहयोग आंदोलन, उनका असहयोग फिर कांग्रेस का असहयोग, तो खिलाफत कांग्रेस वालों में भी, और साथ में स्वराज, हम स्वराज प्राप्ति के लिए असहयोग कर रहे हैं। मैंने उस वीडियो में भी कहा है, आप लोग जाकर देखेंगे। यह इतने सारे कारण थे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए कि इस धार्मिक प्रश्न को उठाने की क्या जरूरत थी। यानी गांधी जी को यह पता था कि खिलाफत का प्रश्न अगर जोड़ेंगे तो पूरा मुस्लिम समाज वह खड़ा होगा, और यह उस समय तक सच्चाई थी कि मुसलमानों के या मुसलमानों के समाज के भीतर राष्ट्रीय चेतना का विकास नहीं हो रहा था। सांप्रदायिक चेतना का विकास भरपूर था, और यह सांप्रदायिक चेतना को राष्ट्रीय चेतना में नहीं बदला जा सका। यह कोशिश थी कि उनकी सांप्रदायिक चेतना को राष्ट्रीय चेतना में बदल देंगे, लेकिन खिलाफत असहयोग आंदोलन जब खत्म हो गया 1927 में, वहां खलीफा का प्रश्न ही खत्म हो गया मुस्तफा कमाल पाशा के जरिए। उसके बाद फिर मोटे तौर पर उतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों की राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी ही नहीं हुई। तो यहां भी मुसलमानों के प्रश्न को, खिलाफत के प्रश्न को शामिल करना, उस सांप्रदायिक विभाजन को आगे बढ़ाना था। अंग्रेज तो अपनी चाल चलते ही चलते थे। अब उन पर दबाव बढ़ाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से कि भाई देश में और सुधार करें, आप संवैधानिक सुधार करें। तो उन्होंने भारत में संवैधानिक प्रश्न पर विचार करने के लिए 1927 में साइमन कमीशन भेजा, जिसमें 7 लोग थे जो भारत के प्रश्न पर विचार करते कि इनका संविधान कैसे हो। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, तो अंग्रेजों ने चुटकी ली। बर्केनहेड तब सचिव था, उसने देख लिया, उसे पता था कि ये फूट डालो राज करो की नीति मैं क्या चलाऊंगा, ये लोग हैं ही वैसे, तो मेरे लिए बहुत आसान है। उसने चुनौती दी कि तुम भारतीय लोग किसी भी राजनीतिक प्रश्न पर एक हो ही नहीं सकोगे। मुसलमान कहेगा कि मेरा मामला अलग है, हिंदू कहेगा मेरा मामला अलग है, राष्ट्रीय वाले कहेंगे मेरा मामला अलग है। तो एक चुनौती दी बर्केनहेड ने कि किसी राजनीतिक सवाल पर एक हो जाओ, और तब उस चुनौती का सामना करने के लिए नेहरू रिपोर्ट बनाया गया। यानी भारत के लिए एक संविधान, मोतीलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू आदि के प्रयत्नों से।
मोतीलाल नेहरू के चलते इसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। लेकिन इस नेहरू रिपोर्ट में भी अंततः जिस तरह की बातें की गई थी उसमें मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने इस तरह की मांगे रखी, उसमें कुछ ऐसे डिमांड्स किए कि अंततः वह रिपोर्ट तैयार नहीं हो सका। अंग्रेज इस मामले में जीत गए और इसके विफल करने का श्रेय मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना को था। निश्चित तौर पर मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना जब बहुत सारी मांगे कर रहे थे तो बहुत सारे ऐसे नेता, चाहे वह मालवी जी हों या जयकर हों या और भी बहुत सारे लोग जो हिंदूवादी आग्रह वाले नेता माने जा रहे थे, उन लोगों ने उसकी ओवर डिमांड का विरोध किया। तो आप सामने वाले पर आरोप लगाएं कि आप हमें उस तरह की चीजों की डिमांड ही क्यों। आज भारत एक गणतंत्र है। इस गणतंत्र में आज तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के हितों की रक्षा को कहीं उसके लाले पड़े हैं, उनकी संस्कृति पर कोई खतरा पैदा हो गया है, उनके धार्मिक आचरण पर कोई खतरा पैदा हो गया, अनावश्यक की बातें छोड़ दें। वो वैसे ही महफूज और इत्मीनान से इस देश में जी रहे हैं। यहां कहना केवल यह है कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ये हवा खड़ा कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे मोहम्मद अली जिन्ना को यह लगा कि अब हमारी राजनीति, क्योंकि कांग्रेस की जो राजनीति थी वह जुझारू राजनीति हो रही थी महात्मा गांधी के आने के बाद, वह जन आंदोलन की राजनीति हो रही थी, वो जनता को शामिल करके अंग्रेजों के खिलाफ दबाव बना रहे थे और जिन्ना में इस राजनीति की उस समय कैपेसिटी नहीं थी। फिर जब सविनय अवज्ञा आंदोलन वगैरह का दौर आया तो फिर बड़े पैमाने पर देश में आंदोलन हुए, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर मुसलमानों की भागीदारी नहीं हुई। लेकिन बहुत सारे मुस्लिम नेता थे जो कांग्रेस और राष्ट्रवाद के साथ खड़े थे। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग, मौलाना आजाद जैसे लोग और भी बहुत सारे लोग। तो मुस्लिम लीग की वह हैसियत उस सेंस में घट रही थी क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्रवादी नेता वो कांग्रेस के साथ आ रहे थे और मुस्लिम लीग पूरे मुस्लिम समाज की प्रवक्ता नहीं बन पा रही थी। 1930 के बाद कुछ सालों के लिए जिन्ना को लगा कि मेरे लिए कोई स्कोप नहीं है, वो लंदन जाकर रहने लगे, लेकिन बहुत दिन तक रह नहीं सकते थे। उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फिर वो लौट कर वापस आए। और 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया अंग्रेजों ने, जिसमें केंद्र और प्रांत के लिए विधायिका के लिए नियम बनाए गए थे, विधान। तो केंद्र वाला मामला तो कभी लागू नहीं हुआ, प्रांतों में लागू हुए। और इस एक्ट के तहत 1937 ईस्वी में चुनाव हुआ। इस चुनाव में मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया और इनका प्रदर्शन बहुत बुरा रहा। यानी मुस्लिम लीग उस समय तक मुसलमानों के बीच में भी वह उतनी बड़ी हैसियत नहीं रही। मुस्लिम लीग मुसलमानों के बीच में भी उसकी बहुत कम हैसियत थी। लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ जगहों पर इन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की। जब ये चुनाव में उतर रहे थे तो इन्होंने जिस तरह के घोषणा पत्र अपने बनाए थे, उन घोषणा पत्रों में वो सांप्रदायिक चीजें थी, कांग्रेस में नहीं थी। ये उर्दू, उसको मुसलमानों से जोड़ना और भी तमाम तरह की चीजें, रक्षा, ये वो तरह की बातें मुसलमानों में एक खौफ पैदा करने, ये चीजें थी। तो मुस्लिम लीग पिटी और हिंदू सांप्रदायिक पार्टियां भी पिटी। कांग्रेस ने शुरू में 5 राज्यों में सरकारें बनाई। इवन मुस्लिम बहुल प्रांतों में भी मुस्लिम लीग को बहुत सफलता नहीं मिली। 1937 में जब यह सरकार बनी और उसके बाद सितंबर 1939 में जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तो कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। और जब इस्तीफा दे दिया तो इन लोगों ने, मुस्लिम लीग वालों ने कहा कि यह मुक्ति दिवस है, मुक्ति दिवस मनाया। ये लोग कांग्रेस के साथ संयुक्त प्रांत में, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहते हैं, ये कहते थे कि हमें भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए। मुस्लिम लीग वाले, हमें भी मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए। कांग्रेस ने कहा कि हमारे जो शपथ पत्र उस पर सिग्नेचर करिए और
अपनी संसदीय पार्टी या पार्लियामेंट्री पार्टी जो है उसका विलय कर दीजिए कांग्रेस में। ये तैयार नहीं हुए। कुछ लोग कहते हैं जो बहुत ज्यादा निरपेक्ष होकर बात करने की कोशिश करते हैं, निरपेक्षता का अर्थ हमेशा एक तरफा नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि लीग को अगर मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया जाता तो बात इतनी विस्फोटक नहीं होती। मतलब अगर आपके पास सिद्धांत हैं, आप अगर राष्ट्र उसकी अहमियत समझते हैं, तो मंत्रिमंडल में 2 सीट न मिलने के चलते आप देश तोड़ने की गतिविधि में शामिल हो जाएंगे, उस रास्ते पर चल पड़ेंगे। यानी यह पहले से था। वह भी इसलिए करना चाहते थे ताकि वह थोड़े शक्ति संपन्न हो, अभी उनकी शक्ति नहीं थी। अब सवाल है कि पाकिस्तान का मामला कहां से बना। तो यह इस बीच में इन लोगों ने हवा क्रिएट करना शुरू किया कि देश अगर कांग्रेस के नेतृत्व में मुक्त हो जाएगा तो वह हिंदुओं का देश होगा, मुसलमान खतरे में पड़ जाएंगे, इनका शोषण होगा, इनको खत्म कर दिया जाएगा। जितनी भी फालतू और अफवाह वाली बातें। इवन यह जो 1937 से 39 के बीच में 28 महीने तक कांग्रेस की सरकार चली तो मुस्लिम लीग ने झूठे रिपोर्ट बनवाए कि कांग्रेस के शासन में मुसलमानों पर अत्याचार हुआ है। अब सोचिए फिर वही बातें कि मुसलमानों को खुश करने के लिए आज भी कांग्रेस या खास करके गांधी जी जैसे लोगों को आक्षेप का निशाना बनना होता है। और मुस्लिम लीग ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में मुसलमानों पर जो जुल्म हुए हैं उसके लिए कमेटी बनाता हूं ताकि वो बताए कि क्या क्या जुल्म हुए। 3 कमेटियां बनाई। एक पीरपुर कमेटी, पीरपुर राजा के नेतृत्व में संयुक्त प्रांत के लिए, एक बिहार पर देने के लिए शरीफ रिपोर्ट, और एक फजलुल हक की मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। झूठ का पुलिंदा। कांग्रेस ने चुनौती दी कि दिल्ली हाईकोर्ट के जज मॉरिस ग्वायर से इसकी जांच करवा लीजिए, तो उसके लिए तैयार नहीं हुआ। जांच करवाना नहीं था, उसे तो फेंक के निकल जाना था। तो खैर जो भी हो, मुस्लिम लीग ने धीरे धीरे अपने इस पोजीशन को स्ट्रोंग करना शुरू किया कि वह एकमात्र मुसलमानों की प्रवक्ता है, जबकि अभी भी मुसलमानों के भीतर इनकी कोई पैठ नहीं थी। अब जरा सोचते हैं इस बीच में जो मुसलमान और उनके साथ पाकिस्तान का मामला वह कैसे बना। तो बेसिकली कहते हैं कुछ लोग कि 1930 ईस्वी में मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कर रहे थे इकबाल। ये वही इकबाल हैं जिनके विषय में आप लोग जानते होंगे कि सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। अच्छी बात है, सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा। लेकिन यह कहा जाता है और माना जाता है कि 1930 ईस्वी मुस्लिम लीग के अधिवेशन में अध्यक्ष के तौर पर भाषण देते हुए इन्होंने जो बातें कही वह पाकिस्तान के लिए कुत्स था, बीज। और जिस आदमी ने यह भी लिखा कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, बेसिकली वह आदमी भी अपनी तमाम प्रगतिशीलता के बीच में वह धर्म की जकड़न से बाहर नहीं हुआ था। वह अपने अतीत और इतिहास, अपनी परंपरा, वह सब चीजें सही हैं, लेकिन उसको भारत के साथ समाहित नहीं मानता था। वह हमेशा मानता था कि वह चीजें ऊपर से तैरती रहती। 1930 वाले अधिवेशन में जब इन्होंने अध्यक्षता की थी मुस्लिम लीग की, तो वो तमाम बातें कि मुझे यह कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि अस्थायी सांप्रदायिक बंदोबस्त के तौर पर भारतीय मुसलमान को उसके अपने भारतीय होमलैंड में अपनी संस्कृति और परंपरा के अनुसार पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार दिया जाए। इसी के साथ साथ यह देखेंगे कि ये कहते हैं कि मैं उस सांप्रदायिक समूह को प्रेम करता हूं जो मेरे लिए जीवन और आचरण का स्रोत है, जिसने मुझे अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर मुझे ऐसा बनाया है, और इस प्रकार मेरी मौजूदा चेतना में अपने पूरे अतीत को एक सजीव कार्यात्मक तत्व के रूप में समो दिया है। उस सांप्रदायिक, यहां कोई दिक्कत नहीं है, हर व्यक्ति अपने धर्म, समुदाय, उस संप्रदाय और उसके अनुसार आचरण करने, उसमें विश्वास करने। एक मुसलमान या एक हिंदू होने का अर्थ यह नहीं है
कि वह केवल हिंदू होकर रह जाए या केवल मुसलमान होकर। ये इतने बड़े कवि, इतने बड़े दार्शनिक, तमाम चीजें थी, लेकिन एक चीज तो थी कि वो यह बात जरूर कह रहे हैं कि मेरे उनके लिए जीवन और आचरण के स्रोत, जिसने उनको अपना धर्म, अपना साहित्य, अपने विचार, अपनी संस्कृति देकर बनाया है। धर्म दिया, धर्म के विचार भी दिए, धार्मिक साहित्य भी दिए, तमाम बातें। लेकिन इतने वर्षों के भारत के, हजार वर्षों में भारत के रहने के बाद वह जो एक मिश्रित संस्कृति की फीलिंग थी, वो मिश्रित संस्कृति की फीलिंग वह दिखाई नहीं पड़ रही है। उस मिश्रित संस्कृति की फीलिंग वह दिखाई नहीं पड़ रही। तो खैर, यहां से उन्होंने कहा था कि मुसलमानों के लिए एक मोटे तौर पर, यह नहीं कि कोई अलग पाकिस्तान, उन्होंने पश्चिमोत्तर और पूरब के क्षेत्र में, यानी इधर बलूचिस्तान, पंजाब के हिस्से वाले हिस्से जो आज पाकिस्तान है, और वह जो बांग्लादेश है उसके हिस्से के विषय में कि एक ढीला ढाला, जहां की थोड़े से मुसलमानों को रियायत आदि हो जाए। एकदम से पाकिस्तान की अवधारणा जैसी बात नहीं थी, लेकिन वह उच्च था। और धीरे धीरे इसे 1931 से 35 के बीच में चौधरी रहमत अली और उनका एक ग्रुप था जो कैम्ब्रिज में था, और उनके आसपास के लोग, इन्होंने 1931 से 35 के भीतर कुछ पर्चे निकाले और एक पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया। उस पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट में एक पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें पंजाब, सिंध के क्षेत्र, ठीक है, बलूचिस्तान आदि के क्षेत्र, उन सबको मिलाकर एक राज्य या एक देश, राज्य नहीं, एक देश के कॉन्सेप्ट वह सामने आए। हालांकि उसे बहुत सीरियसली नहीं लिया गया तुरंत, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को पकड़ना शुरू किया। और तब जब 1937 के मंत्रिमंडल के इस्तीफे के बाद 1939 में, अभी लीग कहीं मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी राज्यों में, न सिंध में, न असम में। भारत छोड़ो आंदोलन वाला वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो अब मुस्लिम लीग को मौका मिला, और किसी भी पार्टी को पनपने के लिए कुछ पैसे देने वाले लोग चाहिए। तो एक इस्पहानी बंधु थे और एक आदम जी, इन लोगों ने पैसे पंप किए मुस्लिम लीग को कि आगे बढ़ो अलग पाकिस्तान के लिए। और तब 1943 तक लीग ने सिंध में भी, असम में भी अपनी सरकारें बना ली, इवन बंगाल में भी, वहां भी खेल हुआ। अब सबसे बड़ी बात यह थी कि जब भारत छोड़ो चल रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के लोग जेलों के भीतर थे। उसकी गतिविधियां एकदम से उस सेंस में बंद हो गई। वह कुछ भी होता था, कांग्रेस के लोगों को पकड़ के जेलों में डाला जा रहा था, या उस तरह के तमाम लोग जो इस आंदोलन में सक्रिय थे। मुस्लिम लीग वालों को खुली छूट थी, वो शरीक थे ही नहीं थे। तो मुस्लिम लीग वालों ने, खास करके जिन्ना ने, इस बीच में बहुत जबरदस्त तरीके से संगठन का निर्माण किया। बाद में पाकिस्तान में कायदे आजम कहा ही गया महान संगठन बनाने वाला। दूसरा, जो राज्य की इकाइयां थी उस पर केंद्र का कंट्रोल रखा। और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम लीग में एक स्वयंसेवक कोर जैसी चीज गठित की। और धीरे धीरे अंग्रेजों के लिए अब यह जरूरी हो रहा था कि परिस्थितियां ऐसी थी कि उन्हें भारत छोड़कर जाना है। लेकिन अंग्रेज यह कहते थे कि किसी भी आगे के विकास पर, भारत की स्वतंत्रता या भारत के संवैधानिक विकास पर हम तभी बात करेंगे जब भारत के सभी स्टेक होल्डर्स एक हो जाएंगे। यानी उन्होंने यह मान लिया कि भाई कि स्टेक होल्डर एक नहीं है। दूसरी बात, यहां से जिन्ना ने भारत के भविष्य के लिए, किसी भी तरह की बातचीत के लिए यह बात बार बार जोर देकर कही कि भारत में मुसलमानों की एकमात्र प्रवक्ता व मुस्लिम लीग है।
जबकि कांग्रेस में सैकड़ों नहीं हजारों मुसलमान थे। उसने यह कहा कि मुसलमानों के हक की बात करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है, और अंग्रेज घुमा फिरा कर उसकी यह बात मान लेते थे। क्रिप्स मिशन वह विफल होकर लौटा, फिर शिमला और बेवेल के प्लान वो विफल हुए, और अंत में कैबिनेट मिशन के तहत जब भारत में किस तरह से स्वतंत्रता दी जाए इस पर बात हो रही थी, और तब भी बात नहीं बनी। हम उस इतिहास में उतना नहीं जा रहे हैं। तो 1946 में 16 अगस्त 1946 को 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने यह घोषणा की कि अगर 16 अगस्त 1946 को घोषणा की कि अगर अलग पाकिस्तान नहीं मिलता है तो हम सीधी कार्रवाई करेंगे। किसके लिए? पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को घोषणा की कि हम पाकिस्तान प्राप्त करने के लिए सीधी कार्रवाई करेंगे। और यह किससे प्राप्त करेंगे? शासन तो अंग्रेजों का था, अभी भी हिंदुओं से प्राप्त करेंगे। सीधी कार्रवाई की थी कि सीधे सीधे सड़कों पर दंगे करेंगे, हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। और उस समय लीग का सुहारवर्दी वह बंगाल का मुख्यमंत्री था। सुहारवर्दी ने कहा अपने लोगों को कि सेना और पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी, और तब बंगाल में भयानक कलकत्ता किलिंग से लेकर और नौखाली और तमाम तरह के दंगे, जिसमें 72 घंटे के भीतर 30,000 हिंदू मारे गए। इतने ही लोगों को घर छोड़ना पड़ा, ज्यादतियां हुई, रेप, बलात्कार, तमाम तरह की चीजें हुई। और सुहारवर्दी मुख्यमंत्री था, और उस सुहारवर्दी ने कहा इनडायरेक्टली कि सेना और पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी। अब कल्पना कीजिए कि यह जो सीधी कार्रवाई थी, इस सीधी कार्रवाई के समय कोई सुहारवर्दी नहीं, आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री होता तो शायद मुस्लिम लीग की यह सीधी कार्रवाई उल्टी कार्रवाई में तब्दील हो जाती। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। खैर, लोग लौट कर आते हैं कि यह प्रशासन, आपके पास प्रशासन नहीं है, आपके पास प्रशासन नहीं है, पुलिस नहीं है, और जिनके पास है अंग्रेजों के पास, वो ज्यादा एक्ट ही नहीं कर रहे। तो इतने बड़े पैमाने पर दंगे होने लगे, अंत में स्थिति इतनी भयावह हो गई कि कोई चारा नहीं रहा, और भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। सवाल है जिम्मेवार कौन है? तो सबसे बड़ा जिम्मेवार तो अंग्रेज है, जिसने शुरू से ही इसकी कोशिश की, इस आग को जलाए रखा। लेकिन आप उससे उम्मीद कर कैसे सकते हैं? वो तो आया ही था इस देश पर शासन करने, से लूटने के लिए, तो वह वह तरीका अपनाता जिससे वह इसे लूट सके। तो फिर इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेवारी अगर किसी की बनती है तो वह उस शिक्षित राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं की, जो अपने अनुयायियों के बीच में, खास करके मुस्लिम समाज के बीच में, सांप्रदायिक चेतना को राष्ट्रीय चेतना में नहीं बदल सके। और फिर यह जिम्मेवारी गांधी जी और कांग्रेस की भी बनती है कि इन्होंने भी समय असमय केवल इस उम्मीद में कि चीजें बेहतर हो जाएंगी, उन लोगों को कुछ रियायतें दी। इवन गांधी जी खिलाफत के प्रश्न पर आंदोलन करना उनकी भी एक बड़ी गलती थी। उन्होंने सांप्रदायिक चेतना को जगा दिया और बड़े पैमाने पर, लेकिन उसे राष्ट्रीय चेतना में बदल नहीं पाए। कुछ हिंदू सांप्रदायिकता भी शुरू हुई, लेकिन यह कहना अन्यायपूर्ण होगा कि इन सांप्रदायिक संगठनों के चलते मुस्लिम सांप्रदायिकता को बहुत खुराक मिली, क्योंकि इन लोगों को तत्कालीन भारत के हिंदू समाज ने कोई खुराक नहीं दी। इसलिए यह विभाजन, राष्ट्रीय नेतृत्व सांप्रदायिकता के खिलाफ एक कड़े अभियान और खुलकर खड़े नहीं हो सके।
जब मंत्रिमंडल वगैरह ब्रिटिशर्स भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन आप उससे उम्मीद नहीं कर सकते। तो इस देश में और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि यह सबसे बड़ी जिम्मेवारी उस कौम और उस नेता की बनती है जिसके नाम पर पाकिस्तान बना, लेकिन उसी के साथ साथ उनकी बनती है जिनके कंधे पर राष्ट्रीय नेतृत्व था और वह उस सांप्रदायिक चेतना को राष्ट्रीय चेतना तक ही रोककर नहीं रख सके। ब्रिटेन की पूरी जिम्मेवारी है, लेकिन उस जिम्मेवारी के लिए आप उसे यह नहीं कह सकते, क्योंकि उससे आप यह उम्मीद नहीं कर सकते कि यह तुम्हारा मुल्क है, तुम उसे प्रेम करो। हम इस देश के हिंदुओं मुसलमानों से उम्मीद करते कि यह मुल्क के तौर पर एक मुल्क से दोनों प्रेम करें। ब्रिटेन को इससे कोई मतलब था नहीं। तो यह मोटे तौर पर भारत के विभाजन की कहानी थी, शॉर्ट में, फिर भी थोड़ा लंबा हो गया होगा। इसके अलग अलग टुकड़ों पर मैं अलग अलग वीडियो के साथ आपको जानकारियों से थोड़ा सा अपडेट रखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।